चुनाव में नेताओं की हाँ मिलाओगे तो पदाधिकारी बनाए जाओगे, और सच बात या जनता के हित में बोल जाओगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। मैं तो खुद भाजपा में प्रवक्ता था और अब नहीं हूँ, उसका कारण मुझे भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है। मैं मेरी बात बेबाकी से बोलता हूँ, पार्टी को बेबाकी पसंद नहीं है, चापलूसी पसंद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नरेश मीणा को कांग्रेस ने केवल इसलिए टिकट नहीं दी, गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जो है उसकी राजनीतिक स्टाइल को पसंद नहीं करते। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जो है वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए नितिन गडकरी को और योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर देते हैं। बीजेपी में किसी की औकात नहीं है कि इसका विरोध कर सके। अभी तो पंचायत राज और नगर पालिकाओं के चुनाव है, उनके परिणाम बताएंगे कि भजन लाल जी एक नए नेता के रूप में स्थापित हुए हैं या फिर वो ये सारी चीजें अंडर ट्रायल करके ही कार्यकाल पूरा करके चले जाए। राजस्थान में एक सीट पे उपचुनाव है, लगातार उस सीट के ऊपर शहर का, जिस गांव का सीट का नाम कोई नेता नहीं जानता था, आज पूरे राजस्थान के नेता उस सीट पे घमासान में लगे पड़े, अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और बड़े बड़े मंत्री से लेके और जो राजस्थान के दिग्गज कहे जाते हैं वो वहाँ प्रचार में लगे पड़े। आखिर ऐसी सीट पे आखिर ऐसा मामला है क्या? दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वही सबसे बड़ा जो घमासान है वो है नरेश मीणा। ये नरेश मीणा वो है जो एक एसडीएम थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आता है, फिर लगातार कई आंदोलन करते हैं जो लगातार विवादों में रहे। मेरे साथ में पूर्व बीजेपी के प्रवक्ता किशन कुमार जानू है, जिनसे बात करेंगे। ये किशन कुमार जानू ये वो है जिन्होंने ये टीवी पे डिबेट के अंदर नरेश मीणा और इनकी कोई की नोकझोंक। आइए जानते हैं अंता की जनता क्या चाहती है, क्या लगता है, इनसे ही जानेंगे कि आखिर कौन पाला मार रहा है। किशन कुमार को क्या लग रहा है अंता की सीट पे कौन? देखो, अंता की सीट का जनता ने फैसला सुना दिया है। रिकॉर्ड तोड़ 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। जनता जो है वो वोट दे करके ही तो अपनी भावना अभिव्यक्त करती है, और दोनों पार्टियों ने समय समय पर राजस्थान में हर 5 साल के टर्म में बदल कर राज किया है। 3 बार गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, 2 बार वसुंधरा जी रहे, अभी वसुंधरा जी की पर्ची से भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ने 3-3 टर्म पूरे किए हैं। जनता जो है वो अंता की उनके आश्वासनों से कितनी उत्साही हुई है, और वो वोट देकर जनता ने बता दिया 80% मतदान हुआ है। वो इस बात का प्रमाण है कि जनता अपनी भावना अभिव्यक्त कर रही है। और नरेश मीणा ने चुनाव को ट्रायंगल बनाया। शुरुआती दौर में प्रमोद जैन भाया को बहुत आगे और ताकतवर माना गया। बीजेपी के मोरपाल सुमन जो है उनको कमजोर माना गया और नरेश को बाहर का माना गया। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार जो लगातार भाया को जिता रहा था, कल की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रमोद जैन भाया जो है उसको पीछे छोड़ दिया, मोरपाल सुमन के भाव भी खोल दिए और नरेश मीणा के भी भाव खोल दिए। एक बड़ी बात आप समझ लीजिएगा, बीजेपी डबल इंजन की सरकार के ताकत को अपने जेब में रख, इसलिए बीजेपी को वोट देने वाला भी बीजेपी को नहीं दे रहा, नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो मेरी तरह बाहर। और कांग्रेस के भाया भी वहां बहुत बड़ी ताकत है, लगातार मंत्री हैं, जीते हैं, उनसे भी टकराने की हिम्मत कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये जो बाहर से आया नरेश मीणा, छात्र राजनीति के बाद जिस प्रकार का उसका जो राजनीति करने का स्टाइल है, उसको उसने वहां लगातार नैरेटिव के काउंटर किए और अंत में सारे प्रकार के नेताओं को, पार्टियों के प्रमुख लोगों को बुला करके जो सभा की, उसके बाद वहां का चुनावी समीकरण बदला है। और पोलिंग के बाद और काउंटिंग से पहले फलोदी सट्टा बाजार द्वारा भाव खोले जाने का मतलब है 268 के 268 बूथ पर नरेश मीणा को वोट मिले हैं। अगर उसने अपनी राजनीति के जिन नैरेटिव का काउंटर किया है वो इम्प्लीमेंट हो गए तो दोनों राजनीतिक दलों को धक्का बता सकता है, और अंदर खाने दोनों ही राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता और प्रादेशिक नेता एक नए प्रयोग की राजनीति करना चाहते हैं। ट्रायंगल में कांग्रेस भी लाभ देखती है, ट्रायंगल में भाजपा भी लाभ देखती है, और उस लाभ की लालसा में अंतर में जो प्रयोग हुआ है, भाजपा ने भी बहुत दिनों तक वहां किसी ने सुध नहीं ली थी, कांग्रेस के नेता फार्म भराने के बाद गायब थे। अंत में दोनों ने शिष्टाचारवश वहां पर ताकत झोंकी, पूरा सब कुछ किया, लेकिन तब तक नरेश मीणा को मैदान मारने का और अपनी बात स्थापित करने का अवसर मिला, उसका लाभ मिलता दिख रहा। तो बात आपने चलते चलते सुनी, मैंने रोका है कि आपसे बात सुनी जाए। तो छोटा सा सवाल जो उठता है, आपने बात बोली जो भी मेरी तरफ बोलेगा वो पार्टी से बाहर हो,
हाँ, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों में नेताओं की हाँ मिलाओगे तो पदाधिकारी बनाए जाओगे, और सच बात या जनता के हित में बोल जाओगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। ये कौन सी अतिशयोक्ति की बात है? नरेश मीणा को कांग्रेस ने केवल इसलिए टिकट नहीं दी, गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जो है उसकी राजनीतिक स्टाइल को पसंद नहीं करते। और मैं तो खुद भाजपा में प्रवक्ता था और अब नहीं हूँ, उसका कारण मुझे भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है। मैं मेरी बात बेबाकी से बोलता हूँ, पार्टी को बेबाकी पसंद नहीं है, चापलूसी पसंद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब अगला रुख क्या है पार्टी के लिए आपका? मैंने मेरे जीवन के 35 साल बीजेपी के लिए खर्च किए हैं। मैं किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाने का विचार नहीं रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी गलत ट्रैक पर जाएगी बोलूंगा। अंदर था तो भी बोलता था, बाहर आ गया तो बोलने की आजादी है। पार्टी का जिक्र किया, पार्टी का क्या? कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जो है वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए नितिन गडकरी को और योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर देते हैं। बीजेपी में किसी की औकात नहीं है कि इसका विरोध कर सके। वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के लिए पर्ची निकालकर वसुंधरा को साइड करते हैं और भजन लाल को बैठा देते हैं जो पहली बार के विधायक थे, और मोहन यादव को एमपी में शिवराज को हटाकर बैठा देते हैं। वो जैसे हारे हुए थे उसको मुख्यमंत्री की बात करें, उनकी मर्जी है दिल्ली में किसके नाम पे चुनाव लड़ा, किसको मुख्यमंत्री बनाया। तो दोनों लोगों की इंडिविजुअल कठपुतली है भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड। बाकी सब तो इशारों पर नाचने वाले, मजे करेंगे, बोलेंगे वो बाहर चले जाएंगे। थोड़ा सवाल खड़ा करना है। सवाल नहीं, सच्चाई है, लोग बोल नहीं पाते हैं। सच्चाई यही है, लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि लोग राजनीति में लाभ लेने आते हैं, राजनीति से लाभ उठाना चाहते हैं, और हम राजनीति को मिशन के रूप में करने आए थे। 35 साल गुजारे हैं, अंत में अब जब हमें कोई लाभ नहीं लेना तो सच बोलना क्यों छोड़े? पार्टी से सरकार तो बन चुकी है, सीएम साहब ने 2 अंता के विशाल जनसभा यात्रा करी है। आपने भरोसा उस सीट पर है क्या जो राजस्थान के बीजेपी के मंत्री प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम 3-3, 4-4 दिन 5-10 दिन वहाँ पे लोगों से वोट मांग रहे हैं। सीएम वसुंधरा, मदन जी राठौर, वो काफी बड़े बड़े नेता जो कहीं नहीं पहुंचे, वो उस सीट पर। देखो, बीजेपी जो है वो दिखाने के लिए गंभीरता दिखा रही है, क्योंकि ये नामांकन के समय कोई नहीं गया था, और उसके 5-6 दिन बाद जब नामांकन उठाने का समय चला गया था तो मीडिया के लोगों के सामने मैंने एक बात रखी थी कि बीजेपी हत्या को लेकर गंभीर नहीं है, और कांग्रेस जो है वो फार्म भराने के बाद गंभीर नहीं है। तो मेरी जो बात थी आप लोगों ने उठाई चलाई, उसके बाद बीजेपी की भी बात समझ में आई, और उसके बाद बीजेपी के सब लोग वहां गए हैं, जिस रणनीति से गए हैं, जिस उद्देश्य से गए हैं, वो सबको समझ में आ रहा है। मोरपाल सुमन बीजेपी का अच्छा कार्यकर्ता है, और चुनाव लड़कर व्यक्ति नेता बनता है, तो वो नेता बन गया, जीत जाए तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो नेता 2028 के नैरेटिव की योजना बना रहे हैं। 2 साल में अंता की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या विशेष किया जो भाजपा को वोट मिलेंगे? और वहां प्रमोद भाया जैन ने तो भाया रे भाया तूने खूब खाया, कुछ मोदी जी बोल कर गए। तो जनता तीसरे विकल्प की तरफ जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं है। और फलोदी सट्टा बाजार अब उसको जाते हुए देख रहा है, इसलिए भाव खोल रहा है, मुझे तो यही लगता है। क्या लग रहा है कि तीनों प्रत्याशियों में से सीट किसको सकती? जो देखो, सीट किसकी हो सकती है, जनता ने 80% वोट दिया है, और जनता बाहर निकलकर वोट या तो किसी के सपोर्ट में देती है या किसी के विरोध में देती है। दोनों पार्टियों के आचरण से वहां के लोग संतुष्ट नहीं है। गांव के रास्तों को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर के वहां बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आई हैं, और जो मीडिया के लोग वहां गए हैं उन्होंने इन बातों को महसूस भी किया है। सीट किसकी होगी ये तो मतपेटी में बंद हो चुका है। अगर ईमानदारी से सब कुछ चलता रहा तो निश्चित रूप से जनता के फैसले के अनुरूप वहां तीसरा व्यक्ति जो गया है बाहर से, नरेश मीणा, वो जीतता दिखता है। और अगर कोई अटरम गटरम सटरम हो गया है तो फिर कुछ कहा नहीं जाता। नरेश मीणा लगातार अपने विवादित बयान और हाथापाई से चर्चा में पूरे देश में बने। क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे इस गणतंत्र के साथ? भाई देखो, राजनीति में चुनाव के समय चिकनी चुपड़ी बात बोलकर जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना अब जनता की समझ में आने लगा है। हनुमान बेनीवाल हो, नरेश मीणा हो, या बाकी भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने समर्थकों शुभचिंतकों को काबू में करने के लिए उत्साही लोगों के साथ भापा मोकी या गलत ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन जनता उनको घेर कर रखती है। भाई वो जनता के काम आते हैं, भाई वो मीठी मीठी बातें करते हैं, वो भाया रे भाया तूने खूब खाया के नारे बनवाते हैं, जनता के काम नहीं आते। इसलिए जनता उनकी गालियां, आपने देखा होगा अभी कीशक के चुनाव में रिछपाल जी मिर्जा की भाषा और उनके संबोधन को आपने टारगेट नहीं किया,
आपने नाथुराम जी मिर्जा अपने जमाने में क्या कुछ बोल जाते थे, कितना धोती की लांग में वोट रखता हूँ बोल जाते थे, आपने कभी कोट नहीं किया। नरेश मीणा एक बेईमान नेता है, जवान है, यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकला है, उसके शब्दों को, उसकी भाषा को टारगेट मत करो, उसके द्वारा किए गए काम को देखो। वो जमीन पर सरपंच भी है, पंचायत समिति सदस्य भी है, जिला परिषद सदस्य भी है। इसका मतलब वो जनता से जुड़ा और जनता के लिए काम करता है, तभी कोई व्यक्ति जीतता है। पर्सनल व्यक्तिगत विचार की बात करें तो क्या लगता है किससे आपने जाता नहीं जी, तो मुझे जो है नरेश भाया का भ्रष्टाचार पसंद नहीं है और भाजपा की 2 साल की सत्ता की निष्क्रियता पसंद नहीं है, इसलिए बदलाव तो होना चाहिए, नरेश जीतना चाहिए। तो आपका मतलब बहुमत नरेश मीणा की तरफ है? मेरा तो वहां मत नहीं लगा, लेकिन मेरी भावना जो है वो ये चाहती है कि दोनों राजनीतिक दलों को सबक सिखाने और सुधारने के लिए नरेश का जीतना ठीक रहेगा, राजस्थान के लोकतंत्र के हित में रहे। तो काफी सवाल है राजस्थान में पड़ती सरकार का, क्या आपने भी इस बात को कहा? तो क्या लग रहा है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद में नया चेहरा सीएम भजनलाल शर्मा किया गया, क्या लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम भजनलाल जी बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे मित्र हैं, हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, भजनलाल जी बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, पार्टी के लगातार 15 साल से ज्यादा महामंत्री रहे हैं। भजनलाल जी चुनाव पहली बार जीते हैं, संगठन का काम शुरू किया है। भजनलाल जी जब एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव नहीं था तो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे सुधांशु पंत, उन्होंने एकदम मुख्यमंत्री के बाजू में कुर्सी डाल करके उनको अंडर सेक्रेटरी खुद होते हुए भी अपना अंडर सीएम दिखाने की कोशिश की थी। अब 2 दिन पहले ही उनको दिल्ली भेज दिया गया है। भजनलाल जी भी राहत की सांस लेंगे और उनके सामने जिस अनुभवहीनता का उनको परिचय दिया था, अब नया आएगा, उसके साथ अनुभवी मुख्यमंत्री का व्यवहार करेंगे और पार्टी के बड़े नेतृत्व ने ये जो रणनीति बनाई है और ये जो विषय रखा है, इसमें बदलाव केवल चीफ सेक्रेटरी को होगा, मंत्रिमंडल का होगा, ये सारी चीजें। हाँ, आज की तारीख में भजनलाल जी 2 साल में ये मैसेज नहीं दे पाए हैं कि उनके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा तो पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। अभी तो पंचायत राज और नगर पालिकाओं के चुनाव है, उनके परिणाम बताएंगे कि भजनलाल जी एक नए नेता के रूप में स्थापित हुए हैं या फिर वो ये सारी चीजें अंडर ट्रायल करके ही कार्यकाल पूरा करके चले जाए। कांग्रेस में अपने सबसे बड़े दिक्कत कहे जाने वाले लोग कई बार ये रहे सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, तुषाराम जी, एक बड़े नाम सत्ता में भेजे, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? जब अंतर में कांग्रेस पर प्रमोद भाया जैन भारी, कांग्रेस वहां प्रमोद भाया जैन के अलावा किसी को भी लड़ाती तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं। हाँ, वहां पे शांति धारीवाल ने प्रमोद जैन भाया को आशीर्वाद दिए, तो धारीवाल और ओम बिरला की भी दोस्ती है, तो हाड़ौती की राजनीति में जो पावर पॉलिटिक्स है उसके आधार पर तो कांग्रेस ने ठीक निर्णय किया है। पर जनता जिस प्रकार 80% घर से निकलकर वोट डाल रही है, अब जनता के मन को तो फैसला आने पर ही पढ़ा जा सकता है, अनुमान की बातें करने से तो मतलब। देश के अंदर एक चर्चा और चल रही है जहाँ पे जाने माना चेहरा, जाना माना नाम फिल्म एक्टर धर्मेंद्र, जहाँ बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कुछ सन्नाटा है, कुछ उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल से शायद अब रिलीज कर दिया है। किशन कुमार जामी से पूछेंगे आखिर इस बारे में क्या है? देखो, धर्मेंद्र जी को लेकर के जिस प्रकार की अफवाहें मीडिया ने चलाई, वो मीडिया की अंधी दौड़ है। पहले मैं चलाऊं, मैं दिखाऊं की दौड़ में बिना सोचे समझे, ना तो कोई मेडिकल बुलेटिन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने अंतिम सांस ली हो, ना उनके परिवार की तरफ से इस बात की पुष्टि थी। उल्टा जब मीडिया ने उनके देहांत की खबरें चलाई तो परिवार के लोगों ने, हेमा मालिनी जो भाजपा की सांसद है, उन्होंने खुद में आकर, उनकी बेटी ईसा देओल ने सामने आकर की सारी बातों का खंडन किया। पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी, मीडिया के देखा देखी वो भी अंधी दौड़ में शामिल हो गए। और ये खेदजनक घटना थी। धर्मेंद्र जी अस्पताल जरूर गए थे, अब तो ठीक होकर घर जा चुके हैं, और उनके लिए जिन लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, अब वो उनको शुभकामनाएं दे, मेरी तो यही कामना है। और मीडिया इस प्रकार की खबरें चलाकर अपनी विश्वसनीयता खत्म नहीं करे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। जल्दबाजी की बजाय घटना की पुष्टि जरूरी है, ये इस बात से सबक लेना है। इस तरह खबर प्रकाशित करना चाहिए, देश के जाने माने चैनलों में खबर को पहुंचाया। निश्चित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत से चैनल उसमें कुछ गए थे, आज तक भी गया, राजस्थान का प्रेस इंडिया भी गया, लेकिन अभी जो उनके रिपोर्टर्स की गलती है और उनके जो संपादक है, एडिटर है, उनको ध्यान रखना चाहिए था, पुष्टि करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि सब एक दूसरे को देखकर वो चला रहा है तो ठीक होगा, मैं चला रहा हूँ तो उसके देख के चला रहा हूँ, में ये सब गलतियां हुई। राजनाथ जी ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि दी थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, और स्वयंभू मुख्यमंत्री मान चुके राजेंद्र राठौड़ ने भी श्रद्धांजलि दी थी, बहुत लोगों ने दी थी।
ये इस बात का प्रमाण है कि नेता हो चाहे कोई भी हो, मीडिया में लॉन्च होने वाली बातों के अधीन आ चुके हैं। विवेक और बुद्धि काम नहीं कर। जब ये खबर हमने देखी तो मैंने भी सुबह कल इस विषय में हेमा का ट्विटर देखा और वहां मुझे पता चला कि वो तो कह रही हैं कि अफवाह मत फैलाओ। फिर मैंने खंडन भी किया और मैंने मेरी पोस्ट भी लगाई, जैसे 30-40 हजार लोगों ने देखा है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग बिना देखे एक दूसरे की देखा देखी जो कर रहे हैं बहुत गलत। वोट करना गलत। यार ये सुनिए, और ये हमारे साथ थे किशोर कुमार जानू, जिन्होंने अंता सीट की लेके और धर्मेंद्र पर गलत तरीके से प्रकाशित खबर को भी लगातार ऐसे मामलों पे चर्चा हुई। अब आगे देखना ये होगा कि आखिर अंता की जनता किसको चुनती है, कि 14 तारीख को पता चल जाएगा। कैमरामैन मिश्रा के साथ मोहम्मद।